वीडियोस वगैरह में जैसे हमेशा पूरी तैयारी के टाइम हम देखते रहते हैं कि अच्छा आईआईटी का कैंपस इतना बड़ा होता है और कितना सुंदर होता है। तो पहले से पता था कि आईआईटी कॉलेजेस कैसे होते हैं, वहाँ पे क्या क्या एवेन्यूज़ हैं और बच्चा वहाँ जाएगा तो क्या बन जाएगा? एम्प्लॉयबल केवल पढ़ाई करके नहीं बन पाते हैं लोग? क्या क्या और चाहिए होता है जो जो उनमें आता है जिसकी वजह से उनकी जॉब लगती है? जब आप इतनी मेहनत करके आईआईटी में जाते हो और वहाँ का जो कल्चर है, आपको सिर्फ जॉब के लिए भी अगर आप आईआईटी में जा रहे हो तो आपको और चीज़ साथ में सीखनी पड़ेंगी। आफ्टर गोइंग इनटू कॉलेज आपको रियलाइजेशन होता है कि सिर्फ पढ़ाई से आप एम्प्लॉयबल भी नहीं बन सकते हो। तो अंशिका, जो हमारे बच्चे देख रहे हैं, जूनियर हैं जो अभी 9th क्लास में हैं, 10th क्लास में, इवन 11th-12th में भी हैं, वो ज़्यादा जानने में इंटरेस्टेड रहते हैं कि आपने तैयारी कैसे करी? सक्सेस एक हैबिट है। यही कारण है जब हम बहुत सारे फाउंडर्स को देखते हैं और वो एक कंपनी स्टार्ट करते हैं, अपनी कंपनी को सेल कर देते हैं, दोबारा वो फिर से कंपनी स्टार्ट करते हैं, दोबारा सक्सेसफुल हो जाते हैं। यहाँ तक कि जब वो एक बार में बहुत सारी कंपनीज या अलग-अलग एरियाज में काम करते हैं, उनकी सारी कंपनी सक्सेसफुल होती हैं, क्योंकि उनकी हैबिट होती है। ये हैबिट आती कहाँ से है? ये हैबिट आती है कुछ लाइफ की इंटीग्रिटी से। इंटीग्रिटी जैसे कंसिस्टेंसी। एक बार काम शुरू करा तो बीच में छोड़ना नहीं है, बस चलते रहना, करते रहना है। डिसिप्लिन, लाइफ का जो डिसिप्लिन है, सुबह उठने का टाइम, रात में सोने का टाइम, दिन में पूरे टाइम पे काम करने का टाइम, जिन लोगों में हैबिट होती है वो सफल होते हैं और वो हर एरिया में सफल होते हैं। आज की कहानी मेरे अपने एक स्टूडेंट अंशिका के बारे में है, जो जिन्होंने बहुत मेहनत करी। जब मैं आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन करवा रहा था, ये मेरे साथ जिस तरह से पढ़ते थे, जिस तरह से मेहनत करते थे, आज वो सफल हैं। आज वो आईआईटी पटना में स्टडी कर रहे हैं और ये बताता है कि वो कंसिस्टेंट रहे हैं, डिसिप्लिन में रहे हैं, तो आज वो आईआईटी जैसे कॉलेज में पहुंचे हैं। ये उनकी कहानी है और ऐसी ही कहानी एक नहीं, हमारे कंट्री के हजारों लाखों बच्चों की और बिजनेसमैन की कहानी है जो कंसिस्टेंटली काम करते हैं, दे आर सक्सेसफुल। तो आज हम अंशिका से बात करते हैं। आज के डिस्कशन उन सब बच्चों के लिए बेनिफिट देंगे जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं आईआईटी जेईई की, या अच्छे कॉलेज में किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाना चाह रहे हैं। तो आज का डिस्कशन इसके बारे में है। तो अंशिका, कैसे हैं आप बहुत बढ़िया। और आईआईटी में कैसे लग रहा है? बहुत अच्छा लगता है कि जब आप इतनी मेहनत करके आईआईटी में जाते हो और वहाँ का जो कल्चर है वो आपको ग्रो करने का भी इन्वायरमेंट देता है और हर चीज़ में आप ग्रो कर सकते हो वहाँ पे आप। और जितनी हम मेहनत करके जब वहाँ जाते हैं वो पूरी वर्थ इट महसूस होती है वहाँ जाके कि हाँ हमारी मेहनत का ये फल मिला है हमको। मतलब 2 साल जितनी मेहनत करी है, अभी ये लग रहा है कि वो टाइम खराब नहीं हुआ। एक्चुअली वो सही डायरेक्शन में मेहनत थी। और पहली बार जब कॉलेज में पहुंचे तो कैसा फील हुआ? कैसा लगा देख के? पहली बार तो जैसे वीडियोस वगैरह में जैसे हमेशा पूरी तैयारी के टाइम हम देखते रहते हैं कि अच्छा आईआईटी का कैंपस इतना बड़ा होता है और कितना सुंदर होता है। वही सब जाके एक्सपीरियंस किया कि सच्ची में कितना सुंदर हमारा कैंपस है अंदर जाके, और कितने अच्छे वहाँ पे पीयर ग्रुप मिलेगा हमको और सब चीज़ों के बाद। और फिर जैसे क्लब्स वहाँ पे कितने सारे हैं, डांस के, म्यूज़िक के, और हर चीज़ के लिए आप कोई भी चीज़ आप करना चाहते हो आपके लिए कोई ना कोई वहाँ पे होगा जो आपको हेल्प करेगा, कोई चीज़ सीखने के लिए भी और आगे बढ़ने के लिए भी। बी इट म्यूज़िक, ड्राइंग, एनीथिंग, कोडिंग भी। कोडिंग का कल्चर तो ऑब्वियसली आईआईटी में अच्छा ही होगा। उधर भी अलग-अलग क्लब्स बनाए जाते हैं कि अगर किसी को एआई में जाना है तो उसके लिए अलग क्लब बनेगा, और किसी को वेब डेवलपमेंट में जाना है तो उसके लिए अलग क्लब है। सीनियर्स आपको हर चीज़ पे के लिए गाइड करते रहते हैं और थोड़ा मुश्किल भी होता है जैसे एग्ज़ाम्स वगैरह आते हैं तो, लेकिन ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आता है। तो जब पहली बार आईआईटी में पहुंचे और पेरेंट्स साथ में गए होंगे, कौन गया था? मम्मी-पापा बोथ। मम्मी पापा बोथ। तो जब आप सबसे पहले, होता है ना कि अब आईआईटी कॉलेज में फर्स्ट टाइम, आई थिंक इसके पहले आप कभी नहीं गए होंगे किसी कॉलेज में, आईआईटी कॉलेज में कम से कम विजिट नहीं किया होगा, है ना? ये नहीं। फर्स्ट कॉलेज था आपके लिए। हाँ जी। जब एंटर करे तो कैसा एहसास था, कैसी फीलिंग थी उस टाइम पे? तब थोड़ा-थोड़ा तो डर भी लग रहा था, लेकिन एक्साइटमेंट थी बहुत कि बहुत कुछ नया आने वाला है अब लाइफ में, बहुत चीज़ें हम नई सीखेंगे और बहुत कुछ नया सब कुछ होगा, तो उसका एक्साइटमेंट भी था और थोड़ा-सा डर भी लग रहा था। राइट, ये तो इनएविटेबल है, होता है, सभी को डर लगता है। तो पेरेंट्स को कैसा लगा? बहुत अच्छा, वो तो शुरू से ही बहुत सपोर्ट करते थे और बहुत खुश थे वो कि हाँ, हमारा बच्चा आगे बढ़ गया। तो क्या पापा और मम्मा को पहले से पता था कि आईआईटी कॉलेजेस कैसे होते हैं, वहाँ पे क्या-क्या एवेन्यूज़ हैं,
और बच्चा वहाँ जाएगा तो क्या बन जाएगा? इस तरह का क्या उनको पूरी तरह से पता था या नहीं था? पूरी तरह से नहीं, उनको मतलब बहुत मिनिमल नॉलेज थी। शुरू-शुरू में जब मैं तैयारी भी कर रही थी तो वो पूछा करते थे कि कैसे होता है, क्या होता है? मुझे भी बहुत कम नॉलेज थी स्टार्टिंग में। लेकिन जैसे ऑनलाइन हमने चीज़ें बहुत सारी देखी है और अब वो बहुत खुश होते हैं कि हाँ, हमारा बच्चा एक अच्छी जगह पे पहुँच गया है। वाओ! 12th की अंशिका और आईआईटी में पढ़ने वाली अंशिका में क्या फ़र्क देखते हो? 12th में थोड़ा-सा ओपननेस कम थी। हम सिर्फ़ एक डायरेक्शन में देखते रहते थे कि हाँ, कि पढ़ाई करनी है और आईआईटी में जाना है। अब बहुत सारे एरियाज़ को एक्सप्लोर करते हैं आईआईटी में रहते हुए कि ये भी चीज़ करके देखते हैं, वेब डेवलपमेंट भी करके देखते हैं, थोड़ा-सा कोडिंग करके देखते हैं, थोड़ा-सा डांस में भी जाके देखते हैं कि क्या होता है। अब एक्सप्लोरिंग वाला फ़ेज़ चल रहा है कि ये भी चीज़ करके देखते हैं और अब बहुत ओपन एनवायरनमेंट मिलता है। सो नई चीज़ें जाननी है ना? जो क्यूरियोसिटी होती है, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पढ़-पढ़ के एक बार लगता है कि मोनोटोनस सा हो गया है, तो अभी कुछ डिफरेंट सा करने का है। कल्चर कल्चर भी है और स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हाँ जी। अलग सा लगता होगा, अच्छा लगता होगा। हाँ जी। राइट। और वहाँ जाने के बाद ऐसा कुछ दिखा जो आपने पहले कभी नहीं सोचा था, वहाँ जाके आपको मिला कि बड़ा अलग सा है जो मैंने नहीं सोचा था? जो एक जो चीज़ें ग्लोरीफाइड हैं, जैसे बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाइड, जैसे फेस्ट वगैरह होते हैं कि बहुत एन्जॉयमेंट होता है, वो चीज़ें बहुत ग्लोरीफाई की जाती हैं और वहाँ पे जाके हम देखते हैं कि उसकी तैयारी कैसे होती है। कि वो जो फेस्ट हम ऑर्गेनाइज़ होता है उससे पहले सारी रात जाग कर बच्चे तैयारी कर रहे होते हैं, फर्स्ट ईयर्स भी, सेकंड ईयर्स भी, सब मिलके कि ये अच्छा, इस इवेंट के लिए ये डिज़ाइनिंग करनी है तो ये कैसे होएगी और इसके लिए जो स्पॉन्सरशिप्स वगैरह लानी है, उन सब के लिए ये जो तैयारी है, ये नहीं दिखाई जाती ज़्यादातर। हुँ। ये वहाँ पे जाके आप एक्सपीरियंस करते हो और ये चीज़ मेरे को एक नई लगी थी कि अच्छा, ये भी होता होगा। मतलब प्लानिंग और मैनेजमेंट सीखने को मिलता है, ऐसे भी कह सकते हाँ हैं जी, कि किसी बड़े से इवेंट को जब होस्ट होता है, जब वो चलता है तो उसके पीछे कितनी प्लानिंग साथ में चलती होती प्लानिंग है, साथ में वो आपको चलती वहाँ पे है। पता चला जाके। हाँ जी। राइट, राइट। अच्छा, बच्चों का ऐसा सवाल होता है जो बच्चे खास करके इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं। 11th-12th क्लास में लगता है कि यार सारी ज़िंदगी पढ़ना पड़ेगा। मतलब हम 11th में भी पढ़ रहे हैं, 12th में भी पढ़ रहे हैं और आईआईटी में भी पढ़ना पड़ेगा या बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, ऐसा लोगों को लगता है। तो आपने क्या देखा वहाँ पे कि इतना ज़्यादा पढ़ना पड़ता है या पढ़ाई के साथ-साथ बहुत सारी और भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है? पढ़ाई के साथ और भी चीज़ें करनी ही पड़ती हैं क्योंकि आफ्टर गोइंग इनटू कॉलेज आपको रियलाइज़ेशन होता है कि सिर्फ़ पढ़ाई से आप एम्प्लॉयबल भी नहीं बन सकते हो। अगर आपको सिर्फ़ जॉब के लिए भी अगर आप आईआईटी में जा रहे हो तो आपको और चीज़ें साथ में सीखनी पड़ेंगी, स्किल्स एक्वायर करने पड़ेंगे और उम, आईआईटी में जाते तो एक तो बैक ऑफ द माइंड सब सोच के आता है कि वहाँ पे जाके तो मज़े करने हैं, कि पहले हमने इतनी मेहनत की होती है। ओवरऑल अपने को पढ़ाई के अलावा भी चीज़ें देखनी होती हैं, लेकिन पढ़ाई भी करनी पड़ती है। पेपर तो मुश्किल आता है। अभी आपने एक वर्ड यूज़ करा एम्प्लॉयबल। तो एम्प्लॉयबल केवल पढ़ाई करके नहीं बन पाते हैं लोग? क्या-क्या और चाहिए होता है जो जो उनमें आता है जिसकी वजह से उनकी जॉब लगती है? बहुत अच्छे से तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन जितना देखते हैं कि सोशल स्किल्स होनी चाहिए और जो नॉर्मल स्किल्स होती हैं जो बेसिकली जैसे अगर आप कोडिंग में कर रहे हो तो आपको कोडिंग लैंग्वेजेस सीखनी पड़ेंगी। आपको जो कोर्स है उसमें तो 1 या 2 लैंग्वेजेस होती हैं। आपको बाकी भी देखना पड़ता है, आपको एक्सप्लोर करना पड़ता है और जितना आपने काम किया होगा, उतना ही आपको आगे वो मिलता है, उसका बेनिफिट मिलता उसका है। बेनिफिट मिलता है। परफेक्ट। अच्छा, आपने अभी सोशल बोला कुछ कि सोशल भी होना पड़ता है, तो ऐसा कुछ भी आप कर रहे हो वहाँ पे क्या? वहाँ पे जैसे इवेंट्स होते हैं मैनेजमेंट में और जैसे बाकी बाहर से भी जब लोग आते हैं उसमें आपको इंटरैक्ट करने का बहुत मौका मिलेगा। जब आप इंटरैक्शन बढ़ता है तो अपने आप आपकी सोशल स्किल्स लेवल अप करती हैं धीरे-धीरे। हाँ, कम्युनिकेशन भी बढ़ता होगा, कम्युनिकेशन स्किल बढ़ती कम्युनिकेशन होंगी। स्किल्स राइट, और राइट, राइट। आपने कुछ और बताया था कि आपके कॉलेज में आपके सीनियर्स और आप सब मिलके बाहर के बच्चों को पढ़ाते हैं। सभी आईआईटीज़ में एनएसएस करके जो कमेटी होती है वो सोशल अवेयरनेस पे ध्यान देते हैं और हम सोशल वेलबींग पे ध्यान देते हैं। तो हम अपने कॉलेज में एनएसएस टीचिंग विंग के अंदर अंडर हम आस-पास के बच्चों को जो गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चे हैं या जिनके पेरेंट्स उनकी स्टडीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते,
उन्हें आईआईटी में बुला के या फिर उनके स्कूल्स में जाके आईआईटी पटना के बच्चे पढ़ाते हैं फर्स्ट ईयर की स्पेसिफिकली। तो हम स्कूल्स में जाके भी पढ़ाते हैं और हम कॉलेज के अंदर बच्चों को बुलाते हैं ताकि वो आईआईटी का कल्चर देख सके, उनको मोटिवेट करते हैं ताकि वो भी आगे लाइफ में कुछ अच्छा करने का सोचें। उन बच्चों को बहुत अच्छा लगता होगा कि आईआईटी के बच्चों के साथ में वो स्टडी कर रहे हैं। उनमें से भी कई को मोटिवेशन आता होगा कि मेरे को एंट्रेंस एग्जाम देके आईआईटी में एडमिशन लेना है। हाँ जी। राइट, राइट। ठीक है। तो स्पोर्ट्स में भी कुछ पार्टिसिपेट कर रहे हो? स्पोर्ट्स में मेरा तो कंट्रीब्यूशन थोड़ा कम है, लेकिन स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी दी होती हैं आईआईटी में कि कोई भी स्पोर्ट हो आपको उसका कोई ना कोई कोर्ट मिल जाएगा, बास्केटबॉल के कोर्ट, और पूरा प्रॉपर टीम बनती है, कोचेस हायर होते हैं इंटर आईआईटी के लिए तो स्पेसिफिकली। ओके, राइट। तो आपने अभी तक कोई ऐसा गेम नहीं खेला कि आप डिफरेंट आईआईटी में गए हो खेलने के लिए? नहीं। राइट। प्लान है कोई सेकंड ईयर में खेलने का? देखेंगे, राइट, ट्राई करेंगे कुछ राइट। बैडमिंटन या बास्केटबॉल। गॉट दैट। तो अंशिका, जो हमारे बच्चे देख रहे हैं, जूनियर हैं जो अभी 9th क्लास में हैं, 10th क्लास में, इवन 11th 12th में भी हैं, वो ज़्यादा जानने में इंटरेस्टेड रहते हैं कि आपने तैयारी कैसे करी और उस तैयारी के दौरान क्या-क्या अप्स एंड डाउन्स आए और जर्नी कैसे रही? 2 इयर्स बहुत डिफिकल्ट था कि ईज़ी था, आराम से कर लिया कि मुश्किल हुआ? तो थोड़ा-सा अपनी 11th एंड 12th की जर्नी के बारे में बताओ। 11th में जब स्टार्टिंग थी तब इतना अवेयरनेस नहीं था कि कैसे तैयारी करनी है और कैसे-कैसे सब। सर की गाइडेंस के साथ ही मैंने आगे पढ़ाई करनी शुरू करी और धीरे-धीरे वी गॉट अ हैंग ऑफ इट कि अच्छा ऐसे तैयारी करनी है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, टेस्ट देके देखेंगे। और वो सब करते-करते धीरे-धीरे अवेयरनेस भी आ गई और धीरे-धीरे हमें पता चल जाता है कि कैसे तैयारी करनी है। अपना भी पता चल जाता है कि मुझे कैसे पढ़ाई करनी है, क्योंकि सबका अलग-अलग तरीका होता है पढ़ने का। कोई सुबह उठ के पढ़ रहा है, कोई रात-रात भर जाग के पढ़ते हैं। अपना टाइम टेबल भी सेट होता है और हम धीरे-धीरे ग्रो भी करते हैं उन 2 सालों में कि कैसे हम अ, पहले कितना पढ़ते थे और अब कितना हमारी कैपेसिटी इंक्रीज़ हो जाती है और हमारा माइंड भी धीरे-धीरे ज़्यादा शार्प होने लगता है। तो 11th में तो थोड़ा कम ध्यान था, लेकिन बाय 11th की एंडिंग तक 12th की स्टार्टिंग तक पूरा श्योरिटी हो गई थी कि हाँ अब तो आईआईटी जाना ही है। उसके बाद ज़्यादा हार्ड वर्क देना शुरू किया और ज़्यादा फोकस के साथ तैयारी जब करनी शुरू की तो फिर जेईई मेंस का एग्ज़ाम दिया और फिर एडवांस की तैयारी शुरू की और एडवांस का एग्ज़ाम दिया। बीच में डिमोटिवेशंस तो होते रहते थे कि अच्छा आप अगर टेस्ट में कम मार्क्स आ गए तो डिमोटिवेट हो जाएंगे, बट ठीक है वो तो धीरे-धीरे कोप अप करना सीख जाते हैं कि अच्छा कम मार्क्स आए हैं तो वो देखना होता है कि कैसे हम उसको ठीक कर सकते हैं और क्या गलती थी, वो सब देखते-देखते आगे बढ़ के अपने आप हो जाता है। वेरी गुड। ये जो पॉइंट बोला ना, ये मैं बहुत सारे बच्चों से मिला। ये पॉइंट उनका होता है कि बहुत बार टेस्ट में मार्क्स कम आ जाते हैं। जैसे मार्क्स कम आते हैं वैसे उनको लगता है कि यार पता नहीं सब लुट गया, अब हो नहीं पाएगा। कैसे इसको बाउंस बैक करें, कैसे कम अप हों? तो आपने कैसे देखा कि बहुत बार आपके मार्क्स कम आए होंगे एंड डीमोटिवेटेड भी हुए होंगे, तो खुद को कैसे मैनेज करा उसको ऊपर अपग्रेड करने में? पहली बात तो अगर टेस्ट में तो बेसिकली अपने को पहले तो यही देखना होता है कि टेस्ट में मार्क्स कम क्यों आए हैं। तो टेस्ट को एनालाइज करना होता है और धीरे-धीरे जब आप टेस्ट एनालाइज करते हो ना तो आपको पता चल जाता है कि आपकी गलती कहाँ थी, कौन-सा टॉपिक आपने नहीं पढ़ा था या कौन-सी चीज़ हमने क्लास में ध्यान से नहीं सुनी थी। अगर आप उन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान दोगे ना उस चीज़ पे कि जो गलती है, उस पे फ़ोकस करके उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे, तो वो बहुत ईज़िली सही भी हो जाता है। अगर हम यही सोचते रहेंगे कि अरे टेस्ट में मार्क्स नहीं आए तो पेपर कैसे क्लियर होगा, तो वही सोचने में पूरा टाइम निकल जाता है और रिग्रेट बढ़ता है, कम नहीं होता। ट्रू, परफेक्ट। मतलब एक्शन में रहो, ऑलवेज करते रहो और जहां-जहां पे गलतियां हुई हैं उनको इम्प्रोवाइज करके आगे बढ़ते रहो। अगर ज़्यादा हम थिंकिंग में रहेंगे, उस लूप में रहेंगे तो शायद परेशानी बढ़ेगी, वो ठीक नहीं होगा। बहुत बढ़िया अंशिका, बहुत पावरफुल। तो अंशिका, आपका जो टाइम टेबल रहा है, वो हमेशा यूनिफॉर्म था कि जंबल था? कभी कुछ हो गया, लाइक कभी रात में लेट तक जाग रहे हो, कभी सुबह जल्दी उठ रहे हो, ऐसे कुछ रहा या आपने उसको हमेशा सेम बना के रखा?
ज़्यादातर तो मैं ट्राई करती थी कि मैं रात तक ना जागूँ, मैं सुबह जल्दी उठ के ही पढ़ना प्रेफ़र करती हूँ, अभी तक भी। लेकिन पर वो सुबह जल्दी उठने में भी टाइमिंग्स धीरे-धीरे चेंज होती रही, जैसे-जैसे हमारा पावर बढ़ता रहा कि कितना पढ़ना है, काम भी कम-ज़्यादा होता रहता है कि 11th में सिर्फ़ 11th का सिलेबस था, 12th में हमने 11th-12th दोनों पे फ़ोकस किया। जब एडवांस की तैयारी कर रहे थे तो उसके लिए अलग टाइम टेबल, अलग चीज़ें करनी होती हैं। तो बदलता रहा ओवर द पीरियड ऑफ 2 इयर्स, धीरे-धीरे काफ़ी चीज़ें उसमें इम्प्रूव की। मोस्टली मैं सुबह उठ के ही पढ़ना प्रेफ़र करती थी। राइट। एंड ड्यूरेशन बच्चे बहुत बार पूछते हैं कि कितने घंटे सोना चाहिए। कुछ बच्चे कहते हैं कि डॉक्टर्स बताते हैं 8 घंटे सोना चाहिए हेल्दी लिविंग के लिए, कुछ लोग कहते हैं 6 घंटे में भी हो जाता है। कई बच्चे तो ऐसा भी बोलते हैं हम 4 घंटे सो के काम चलाते थे। तो आपके लिए कैसा एक्सपीरियंस रहा और आप कितने घंटे का स्लीप टाइम था और उसके बाद आप फ्रेश हो जाते थे? 5 या 6 आवर्स तो स्लीप टाइम था मेरा, उससे कम तो कभी गया नहीं। लेकिन जैसे संडेज़ वग़ैरह होते थे, जब टाइम होता था, तो 8-9 घंटे भी सोते थे। और शुरू में तो 7-8 था, धीरे-धीरे उसको रिड्यूस किया था स्लीप टाइम को भी, कि 11th में 7-8 घंटे सोते थे और 12th में आके और एडवांस की तैयारी के टाइम थोड़ा वो बैलेंस आउट हो गया था। हाँ, तो आप लोग सुन रहे हैं कि हम अपनी हैबिट्स को बदल सकते हैं। मतलब अगर ये पहले 8 घंटे सो के काम चलाते थे, नेसेसरीली ऐसा नहीं है कि हमेशा 8 घंटे सो के काम चलाना पड़ेगा। जब बच्चों का जेईई एग्ज़ाम आने वाला होता है, शायद ऐसे ही हुआ होगा, तो उन दिनों में बच्चे कम सो के भी काम चला लेते हैं। और जब जेईई एग्ज़ाम नहीं है, लाइक अभी +1 में है या जस्ट अभी +2 में आए हैं, तो कई बार वो ज़्यादा सोते हैं। ज़्यादा तो सोते अपनी हैं। हैबिट्स को बदला जा सकता है। अच्छा, कम सोने के बाद भी आपका एनर्जी और स्टैमिना बना रहता था पूरा या आपको नींद आती रहती थी? शुरू-शुरू में जब आदत डालने की कोशिश कर रहे थे तब तो थोड़ा लगता है कि स्टैमिना लूज़ हो रहा है, एनर्जी नहीं है, लेकिन धीरे-धीरे यू कोप अप विद दैट, आदत पड़ जाती है तो अपने आप एनर्जी लेवल्स भी अच्छे हो जाते हैं। और खाने-पीने का बहुत वो होता है, इफ़ेक्ट होता है एनर्जी लेवल पे, तो उसका ध्यान रखना पड़ता है। एक चीज आप सुन रहे हैं कि खाने का भी बहुत फर्क होता है। मतलब हम कुछ भी कभी भी खा रहे हैं, लाइक फ्राइड खा रहे हैं रात में तो शायद नींद आएगी, है ना? एंड हैवी खा रहे हैं रात में तो भी नींद आएगी। तो अपने खाने की हैबिट को भी हमने बना के रखना है और नींद को या पढ़ाई को जम्बल्ड नहीं करना। ऐसे नहीं होता है कि कभी हमने 8 घंटे सो लिया, कभी 6 घंटे सो लिया, कभी रात में पढ़ लिया, कभी दिन में पढ़ लिया। अगर आप इसकी कंसिस्टेंसी बनाओगे, स्टेमिना बढ़ेगा, एंड्योरेंस बढ़ेगा और आप कम टाइम में भी नींद को पूरा कर पाएंगे। क्योंकि नींद का जो साइकिल होता है वो सिमिलर नहीं होता हमेशा। मतलब ऐसे होता है कि अगर डीप नींद आती है तो जल्दी नींद पूरी हो जाती है, डीप नींद नहीं आ रही तो वो जल्दी पूरी नहीं होती। और डीप नींद कब नहीं आती? जब आप अपनी साइकिल को लगातार बदल रहे हो। तो ये अंशिका से सुनने को मेरे को मिला, क्योंकि सक्सेसफुल बच्चा है तो उसकी अपनी स्टोरी और वो उसी तरफ जा रही है जिससे हम सक्सीड कर सकते हैं। राइट। तो मार्क्स शुरू में +1 में और +2 में फर्क था जब आप जेईई की तैयारी कर रहे थे? मतलब +1 में ज्यादा मार्क्स आते थे कि +2 में ज्यादा मार्क्स आने लगे? वो किस तरह से रहा? +1 में थोड़े ठीक मार्क्स आते थे कि, और +2 में जब गए थे तो स्टार्टिंग में बहुत एक डिप आया था कि मार्क्स कम आने शुरू हो गए थे। फिर धीरे-धीरे मेहनत करके बाद में वो थोड़ा-सा इंक्रीज़ हुआ था कर्व। बट इतना मुझे डिमोटिवेशन होता नहीं था मार्क्स को देख के, क्योंकि जब हम टेस्ट की देखते थे कि अच्छा ये भी ये चीज़ स्किप हो गई, तो ज़्यादा सैटिस्फैक्शन मुझे लगता है कि मार्क्स से कम सैटिस्फैक्शन आता है। ज़्यादा सैटिस्फैक्शन उस चीज़ से आता है कि आपने इतना कवर किया, अंदर से फीलिंग आती है कि हाँ, मुझे ये टॉपिक आता है। जब वो फीलिंग आती है ना, तो वो सैटिस्फैक्शन ज़्यादा आता है। राइट। मतलब मार्क्स जैसे आते रहेंगे वैसे कॉन्फिडेंस बनता रहेगा। अगर डिप जाते हैं तो अपने आप को संभालना है उस टाइम पे, अगर संभालेंगे नहीं तो फिर वो कवर अप नहीं हो पाएगा। राइट। ठीक है। अंशिका, आप विद्याचयन में 2 साल पढ़े हैं, तो वहाँ का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? टीचर्स के साथ, स्टडी पैकेज, कल्चर, थोड़ा सा इस बात को एक्सप्लेन करो। विद्यालय में बहुत बढ़िया टाइम रहा, टीचर्स बहुत सपोर्ट करते थे। जैसे जो मेंटरशिप प्रोग्राम चला था, तो उसमें हमको हर टेस्ट के बाद पूछते थे और बताते थे कि तुमने यहाँ पे गलती की, यहाँ पे सुधार करने की ज़रूरत है। वैसे भी जब टीचर्स को लगता था कि ये अब बहुत कैजुअल चला गया बच्चा, तो वो खुद आके बताया करते थे कि तुम अच्छे से नहीं पढ़ रहे हो, ये जगह पे तुमको फोकस करने की ज़रूरत है। सब और जब भी हम डिमोटिवेटेड हो जाते थे तो हम बहुत फ्री महसूस करते थे अभी तक भी, कि हम कभी भी अपने टीचर्स को फ़ोन करके या मिल के उनसे बात कर सकते हैं, वो हमेशा हमको सपोर्ट करेंगे। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और पढ़ते समय भी बहुत सपोर्ट करते थे सभी फैकल्टी मेंबर्स भी,
आप भी, आशुतोष सर, सब बहुत अच्छे थे। और जो स्टडी पैकेज था, मॉड्यूल्स और डीपीपीज़ वो भी काफ़ी अच्छे थे। लाइक डीपीपीज़ भी ऐसा नहीं था कि बहुत ईज़ी है या बहुत मुश्किल है। मिक्स ऑफ क्वेश्चंस होता था, तो हमें हमेशा पता रहता था कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं डीपीपी करते हुए भी। और मॉड्यूल भी जैसे वो ईज़ी से टफ क्वेश्चंस तक जाते थे, स्टेट लेवल के क्वेश्चंस भी होते थे उसमें। तो उसमें बेसिकली सब कुछ कवर हो जाता था, तो हमको बहुत कभी मटेरियल को लेके हमको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि कहीं हम कुछ छोड़ते नहीं रहे। जैसे मॉड्यूल में पीवाईक्यूज़ भी इंक्लूडेड थे। राइट। तो बच्चों की बहुत बार एक शिकायत होती है जब वो किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हैं कि क्लास पढ़ाने वाले टीचर डिफरेंट होते हैं एंड डाउट बताने वाले टीचर डिफरेंट होते हैं। तो क्या होता है, टीचर ने एक पर्टिकुलर कंसेप्ट से पढ़ाया, क्योंकि साइंस एंड मैथ्स के सब्जेक्ट्स कुछ ऐसे हैं कि एक ही सवाल को करने के 5 मेथड हो सकते हैं। तो पढ़ाने वाला टीचर किसी और मेथड से पढ़ा रहा है और जो डाउट बताने वाला टीचर है वो किसी और मेथड से बता रहा है, तो बच्चे का कॉन्फिडेंस उस टॉपिक पे बन नहीं पाता। तो इस तरह की कोई प्रॉब्लम यहाँ तो नहीं आई आपको कि टीचर कोई और पढ़ा रहे हैं, डाउट कोई और बता रहे हैं? नहीं, जो टीचर हमको पढ़ाते थे हम उन्हीं से डाउट्स पूछते थे। और क्योंकि हमारा बैच साइज़ उतना बड़ा नहीं था जितना काफ़ी कोचिंग्स में होता है, सिर्फ़ 30 का बैच था, तो टीचर्स काफ़ी अच्छे से पर्सनल फ़ोकस भी कर पाते थे कि हर एक बच्चे के ऊपर इंडिविजुअल फ़ोकस रहता था उनका। और हमें काफ़ी टाइम मिलता था कोचिंग क्लासेस के बाद कि हम डाउट्स पूछ सकते हैं। और बहुत अच्छे से सपोर्टिव नेचर है। राइट। एंड डाउट्स बताने में कभी किसी किसी टीचर ने हेसिटेट तो नहीं करा कि आपको टाइम नहीं है, मैं बिजी हूँ अभी? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता था कि टाइम नहीं है या फिर थोड़ा बहुत तो होता है कि हाँ, आज रहने दो, कल पूछ लेंगे या ऐसे करके। बट क्लासेस में भी हमारे पास पूरा होता था कि जब नहीं समझ में आया हम तब क्लास में भी पूछ सकते हैं। तो ज़्यादातर जो बाद में डाउट्स पूछने वाले थे वो होमवर्क में या क्वेश्चंस में डीपीपी का डाउट, वो सब चीज़ें होती थी। राइट, परफेक्ट। बहुत सही आपने बता दिया, सो दैट जो लोग इसको सुन रहे हों एंड दे आर विलिंग टू टेक एडमिशन टू विद्याचयन, दे कैन अंडरस्टैंड अबाउट इट। एंड एक और चीज़ मैं ऐड ऑन करना चाहता हूँ। हम एक फिलॉसफी पे काम करते हैं कि एवरी चाइल्ड कैन एक्सेल, हर बच्चा कर सकता है। और जब हम इस थ्योरी पे काम करते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि हम बच्चे को पुश करें वहां तक जहां तक उसकी एनर्जीज हैं, जहां तक वो कर सकता है। इसी वजह से हम उनको मोटिवेट करके, उनके साथ बातें करके, उनको ऑब्जर्व करके, उनके साथ ये कह के कि बेटा यहां पे कमी आ रही है, इसको दूर करो, और वो दूर करते हैं, उनका रिजल्ट आना शुरू हो जाता है, अच्छा रिजल्ट आना शुरू होता है। एक तो हम इस फिलॉसफी पे काम करते हैं। दूसरा हम काम करते हैं कि अगर एक क्लास में बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, एक टीचर पढ़ा रहा है, बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, रिजल्ट आना बहुत डिफिकल्ट होता है। लेकिन अगर एक क्लास में लिमिटेड बच्चे हैं, कम बच्चे हैं, तो रिजल्ट ईजिली आता है। तो हमारी क्लास में केवल 30 स्टूडेंट होते हैं, हम 30 बच्चों के ग्रुप में टीचिंग करते हैं और ग्रुप को लंबे टाइम के लिए चलाते हैं। लाइक हम स्टडी भी क्लासरूम में कराएंगे, डाउट्स रिमूवल भी वहीं पे होगा एंड असाइनमेंट का डिस्कशन भी वहां पे होगा। इस वजह से विद्याचयन में रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। परसेंटेज ऑफ रिजल्ट इज वेरी गुड। एंड आप देख सकते हैं कितने ब्राइट बच्चे हैं, कितने अच्छे बच्चे हैं। तो आईआईटी में सिलेक्शन के बाद कॉन्फिडेंस तो आया है, तो करियर को आगे भी कुछ देख पा रहे हो कि आईआईटी से ग्रेजुएशन करने के तुरंत बाद जॉब करनी है, या एमबीए का प्लान करा है, या सिविल सर्विसेज करना है, ऐसा कुछ अभी प्लान करा है या नहीं करा? अभी तो जॉब ही करनी है, बस एरियाज़ एक्सप्लोर कर रही हूँ कि क्या-क्या एरियाज़ होते हैं, क्या मेरा इंटरेस्ट है और किस लाइन में हम जॉब को एक्वायर कर सकते हैं। राइट। तो अभी आपका फर्स्ट ईयर है, सेकंड ईयर पढ़ेंगे, थर्ड ईयर पढ़ेंगे, फोर्थ ईयर में आएंगे तो और सारी चीजें ओपन अप हो जाएंगी कि आपको किस वाले डायरेक्शन में जाना है ना? बहुत बढ़िया, बहुत पावरफुल। अंशिका, जो बच्चे सुन रहे हैं उनके लिए क्या बोलना चाहोगे जिससे वो सक्सेसफुल हो जाएं? उनके लिए सक्सेस मंत्रा क्या है आपकी तरफ से, या ऐसा क्या है जो बच्चों को ध्यान देने की जरूरत है टू गेट इनटू? चाहे वो आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, आईआईटी की नहीं तैयारी कर रहे हैं, वो किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हमारा काम करने का ढंग सेम होता है, हमारी हैबिट्स सेम होती हैं, इंटीग्रिटी का तरीका सेम होता है, डिसिप्लिन सेम होता है। तो आप ऐसा क्या बोलना चाहेंगे बच्चों को कि जिससे वो सक्सेसफुल हो सके? मेहनत करो और ज़्यादा अगर डिमोटिवेशन हो तो किसी से बात करो, अपने फ्रेंड्स से, पेरेंट्स से कि उस फेज़ से बाहर आने की कोशिश करो। अगर आप एक्टिवली सोचते रहोगे कि हाँ, मुझे ये गोल अचीव करना है, तो वो एट द एंड हो जाता है। और एट द एंड ऑफ द डे अपने आप को देखो कि मैंने पूरे दिन में कैसे काम किया, क्या मेरी गलतियाँ थी और क्या मैंने अच्छा किया। अगर कुछ अच्छा है तो उसको छोटी-छोटी चीज़ों को सेलिब्रेट करना सीखो, क्योंकि उसी से आपको हैप्पीनेस मिलेगा उन 2 साल की जर्नी में।
वरना जब तक एग्ज़ाम क्लियर नहीं, अगर आप एग्ज़ाम को गोल बना के बैठोगे तो वो 2 साल का जो पीरियड है वो बहुत मुश्किल हो जाएगा एंड्योर करना। और खुद को देखो क्या गलतियां हैं, उनको सुधारो और एंजॉय करो। 2 साल एंजॉय करते हुए पढ़ना है। कितनी दिल से बात बोली अंशिका ने कि जर्नी को एंजॉय करो। मतलब हम बहुत बार ना, हम बड़े लोग भी बहुत बार डेस्टिनेशन को देखने लगते हैं कि यार बस 1 साल बाद बस रिजल्ट आ जाए, उसके बाद हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। तो जब हम उसको देखते हैं तो ये जर्नी पेनफुल हो जाती है। और अगर हम इसको एंजॉय करते हैं, ऐसा बोलते हैं कि खुद को रिवॉर्ड देते रहना चाहिए कि मान लो मैंने 8 घंटे पढ़ना है, 8 घंटे के बाद मैंने 10 मिनट म्यूजिक सुनना है, वो मेरा रिवॉर्ड है। मेरे को 1 वीक अच्छे से पढ़ाई करनी है, संडे में पिज्जा ऑर्डर करना है, वो मेरा रिवॉर्ड है। हाँ, लेकिन अगर मैंने वो काम नहीं किया, खुद को रिवॉर्ड नहीं देना। तो खुद को पनिशमेंट का भी पता होना चाहिए कि यार अगर ये नहीं हुआ तो खुद को पनिश भी करना है, पनिश इस फॉर्म में करना है। तो जो लोग ऐसा बनाते हैं, स्ट्रक्चर अपना डिसिप्लिन बना के रखते हैं, वो रियली सक्सेसफुल होते हैं। सो वेरी पावरफुल। एंड अंशिका, मतलब आप, मेरे को बहुत प्राउड होता है कि आप अभी 2 साल पहले आए थे, 10th के बाद हमारे पास आए, 2 इयर्स पढ़े, एंड आप इतने बड़े हो गए हो, समझदार हो गए हो कि आपकी बहुत सारी बातों से मेरे को सीखने को मिल रहा है। तो मैं होप करता हूँ आज के कॉन्वर्सेशन से जो लोग सुन रहे हैं, अगर इसको सही से अडॉप्ट करेंगे, सही से अपनी लाइफ में अपनाएंगे, तो उनको भी सक्सेस मिलेगी। और मेरा पर्सनली अंशिका ये मानना है कि हर बच्चा कर सकता है। हर मतलब एवरी चाइल्ड कैन डू। क्या कर सकता है वो डिपेंड करेगा उसके सपने पे। अगर उसने सपना ही नहीं देखा है, उसने सोचा ही नहीं है, और फिर वो चल पड़ा है आईआईटी की तैयारी करने के लिए, तो बात नहीं बनती। अगर वो सच में ज़ील है ना उसके अंदर कि मेरे को तो इंजीनियर बनना है, मेरे को तो टेक्नोलॉजी में कुछ नया करना है, मेरे तो इलॉन मस्क जैसा कुछ करना है, मार्क जुकरबर्ग की तरह मैंने फेसबुक जैसी कंपनी खोलनी है, अगर वो सच में बर्निंग डिजायर है और वो 24 आवर उसके साथ रहती है, तो मेरा ऐसा मानना है, और मैंने देखा भी, ऐसे रिजल्ट्स बच्चों में देखे हैं, सक्सेस मिलती है। क्योंकि कहते हैं ना, ये भगवान ने दुनिया हम सबके लिए बनाई है, हमारे विचारों के हिसाब से बनाई है। हम जैसे विचार देखते हैं हम वैसे हो जाते हैं। सो बच्चों, मेरी तरफ से लास्ट में ये कहना है कि आइडियाज बहुत अच्छे बना के रखो, विचार पूरे बना के रखो। आपका फ्यूचर पूरा क्लियर होना चाहिए। आपने क्या करना है, कब तक करना है, कैसे करना है, पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए। अगर आपका फ्यूचर क्लियर है, मैं आपको बोल सकता हूं, आप खुद देखोगे आने वाले टाइम में रिजल्ट पक्का आएगा। रिजल्ट रुकता नहीं है। रिजल्ट किन केसेस में नहीं रुकता? हम फ्यूचर देख लेते हैं, 5 दिन पढ़ाई करते हैं फिर रह जाते हैं, हफ्ता पढ़ाई करते हैं फिर रुक जाते हैं, या कंसिस्टेंसी कहीं ना कहीं नहीं रहती। कई बच्चे तो +1 में बहुत ज्यादा पढ़ाई करते हैं, +2 में पढ़ना बंद कर देते हैं। तो अगर आप सच में कंसिस्टेंट रहने वाले हो, बिलीव मी, आपका रिजल्ट आएगा, सक्सेस मिलेगी। हाँ, ब्रेकडाउन्स आएंगे, आप रोलर कोस्टर पे रहोगे। हमेशा हम पीक पे नहीं होते यार, हमेशा कभी नीचे जाते हैं, कभी ऊपर जाते हैं। जब डाउन हो, तो जैसा अंशिका ने बोला अभी कि आपने अपने लोगों से डिस्कस करना है, फ्रेंड से डिस्कस करना है, अपने पेरेंट्स से डिस्कस करना है, अपने टीचर से डिस्कस करना है, बताना है कि अभी मैं परेशान हूं। द मोमेंट यू शेयर, यू बिकम एम्पावर्ड। क्योंकि जैसे हम शेयरिंग करते हैं, हमारे अंदर के जो नेगेटिव थॉट्स हैं ना, वो बाहर निकल आते हैं। और जब वो बाहर निकलते हैं तो हमें एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, हम दोबारा से फिर बाउंस बैक करते हैं, फिर करने के लिए तैयार होते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, और जब भी वीडियो आएंगे आपको वीडियो मिलेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड देखते रहो। हम लोग कोशिश करते रहेंगे, कुछ नया कंटेंट बनाते रहें। हम हमेशा ट्राई करते हैं इंटरेक्ट करवाने का उन बच्चों के साथ जो लेटेस्ट अभी सिलेक्ट हुए हैं, आपकी एज ग्रुप के हैं। आपको अपने तरीके से वो समझा सकते हैं, और आप इनको सुनेंगे तो बिलीव मी, अगले दिन आप भी ऐसी वाली सीट पे बैठे होंगे अपने टीचर के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।